नमस्कार, मैं अंसाउल हक खान और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 24। कैमूर रोहतास के एमएलसी संतोष कुमार सिंह है मेरे साथ। सरकार के द्वारा कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो कुछ धरातल पे है, कुछ बाहर भी है, जिसमें सरकार की 7 निश्चय योजना जो है वो महत्वाकांक्षी योजना इसको मानी जाती है, जिसमें नल जल हो, नदी गली हो, जल जीवन हरियाली हो। लेकिन जहाँ तक नल जल की बात करें तो पूरी तरह से फ्लॉप दिख रही है। क्या कारण हो सकता है इसका? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी त्रिस्तरीय पंचायत के नवनिर्वाचित सदस्यों को अपनी तरफ से और अपने पूरे टीम की तरफ से हार्दिक बधाई और अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले तो आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने रूरल इलाके में और आपके इस चैनल के माध्यम से अब हमें लग रहा है कि गाँव में एक एक लोग देखते हैं और आपने समय निकाल के यहाँ आके आपने कवरेज किया और 7 निश्चय के बारे में, सरकार के बारे में जानने के लिए आपने उत्सुकता दिखाई, से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि अभी जैसे आपने कहा कि 7 निश्चय, हम धन्यवाद देंगे आपके चैनल के माध्यम से बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को और पंचायती राज मंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी को, जो अपने कार्यकाल में 7 निश्चय प्रधान मुख्यमंत्री जी ने और सम्राट चौधरी जी ने एक निश्चय के रूप में कि गांव का ही विकास हो, गांव के गली का विकास हो, नली का विकास हो, इसके लिए 7 निश्चय लाए। 7 निश्चय में निर्धारित किया गया कि गांव में पक्की गली बनाना सुनिश्चित करें, पक्की नली सुनिश्चित करें और गांव में शुद्ध पेयजल। एक जो रसोई का जो अंतर था एक बड़े लोगों का और एक छोटे लोगों का, छोटे लोग हमारे गरीब भाई जो झोंकी झोपड़ी में रहते थे वो सोचते थे कि उनके घर में टंकी का पानी है, शुद्ध पानी पीते हैं, हमको तालाब और कुएं से पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा और माननीय पंचायत राज मंत्री जी ने कि इस गैपिंग को दूर करना है और जब तक इस गैपिंग को दूर नहीं करेंगे जो भारत का सपना था, जब गली का विकास नहीं होगा तो भारत का विकास नहीं हो सकता, बिहार का विकास नहीं हो सकता। उन्होंने 7 निश्चय लाया कि गली बनाना सुनिश्चित करो, शुद्ध पेयजल 200-300 फीट नीचे का पानी जिसमें TDS कम हो, जो किसी तरह से आर्सेनिक फ्लोराइड प्रभावित नहीं हो। आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित जल से लोगों में असाध रोग होता है, बच्चे लूना लंगड़ा पैदा है। इसलिए उन्होंने एक समय देखा कि भाई निश्चय लाएंगे और शुद्ध पानी पिलाने के लिए जो 7 निश्चय में नल जल योजना था, ये मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय में एक बहुत बड़ा बहुमुखी योजना। उन्होंने वार्ड प्रबंधन समिति के माध्यम से, आपको सोचते हुए आश्चर्य होता होगा कि कभी किसी हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि किसी ने सोचा नहीं था कि किसी की सरकार आएगी और गांव में दलित, गरीब, पिछले लोगों के लिए आवास योजना, गली नली के लिए कोई सोचेगा और सपना बदल जाएगा। इसलिए नहीं सोचा मेरा बिहार देश का सबसे पहला राज्य बने, इस दिशा में 7 निश्चय टू एक वरदान साबित हुआ। इसमें कोई शक नहीं है कि जितना पैसा जो पहले थी अब उससे ज़्यादा कहीं पैसा आ रहा है। पहले इतने पैसे नहीं थे, आज़ादी के बाद ये पहली ऐसे वो है जो कितने पैसे पंचायत में आएंगे। उसके बाद भी कई ऐसे दलित टोला को देखा गया। मैं बिहार लाइव की तरफ से रिपोर्टिंग करने गया, सोनहन पंचायत में देखा दलित टोला की वही स्थिति है। चैनपुर पटखड़ के करवंदिया में मैंने देखा दलित टोला की वैसी स्थिति है, मरसोई की नली गली की वैसी स्थिति है। ताकि फिर विकास हो, फिर सरकार इतनी पैसा दे रही है, फिर विकास क्यों नहीं हो पाएगा? एक बात तो इस बात को समझना पड़ेगा कि मसूरी का गली नली क्यों बच गया, अमाओं का गली नली क्यों बच गया, चांद का गली नली क्यों बच गया, उस गांव का गली नली क्यों बच गया, और पहले क्या था जो पहले की सरकारें थी, उस सरकार में क्या था, अब क्या है, और जो बचा है। आपके चैनल के माध्यम से सभी चैनपुर नहीं, इस पूरे कैमूर जिला के वासियों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि सरकार मिशन और विजन वाली है। कि विजन आने वाला समय न कोई कच्ची गली रहेगा, न कोई कच्ची नली रहेगा, और आपको नहीं मिलेगा कि मसोई में नहीं है। अगर ऐसा है
हमने इसलिए तो साहब इससे क्यों किया कि जो बचा है उसको पूरा करें। बिहार में एनडीए की सरकार है, सेंट्रल में भी सरकार आई थी तो उन्होंने महंगाई को लेकर कभी सरकार बताई और बोली कि महंगाई को कम करेंगे, लगातार पेट्रोल डीजल की महंगाई कर रहे थे। भ्रष्टाचार में चरम सीमा पे है, राशन कार्ड पे इंदिरा आवास पे पैसे मांगे जाते हैं, जो गरीब है उसको इंदिरा आवास नहीं मिलता, राशन कार्ड नहीं बनता, जिसके पास पक्का मकान पहले से उसको इंदिरा आवास मिलता है। देखिए एक बात तो पहले पेट्रोल डीजल वाली बात आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे। पेट्रोल डीजल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तय होता है, कोई सरकार नहीं तय करती। एक बात ठीक आपने कहा, लग रहा है कि 100 रुपया 200 रुपया की डीजल बढ़ा है, पेट्रोल बढ़ा है, इसमें कतई दो राय नहीं। लोगों का कहना है, हमको भी लगा है कि बढ़ा है, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को एक खत के माध्यम से हम सभी प्रतिनिधि लिखेंगे भी कि इसका डीजल और पेट्रोल का भाव कम है। लेकिन ये सब लिखते हुए भी ये आपको बताना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तय होता है, हम तय नहीं करते। अब हम सब्सिडी देने की बात सोच रहे हैं, आने वाला समय में डीजल पेट्रोल कैसे कम हो, इसमें हम लोगों ने खत भी लिखा है और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री से हम लोगों ने आग्रह भी किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सकारात्मक जवाब भी दिया है कि आने वाला समय, आने वाला वित्तीय बजट में हम कुछ ऐसा करेंगे जिसमें डीजल और पेट्रोल सस्ता हो। दूसरा बात रहा करप्शन का। देखिए ये सुशासन की सरकार है, ये किसी परिवार की सरकार नहीं है, ये सुशासन की सरकार है और इस सरकार में भ्रष्ट लोगों को पकड़ने के लिए एक तंत्र होता है, इसमें छुड़ाने बचाने का प्रयास नहीं होता है। हम लोगों ने कई ऐसा कानून में अमेंडमेंट किया, माननीय मुख्यमंत्री जी इस सरकार ने किया कि भाई लोगों को शिकायत के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़े। अगर कोई अफसर नहीं सुनता है, कोई भ्रष्टाचारी नहीं सुनता है तो लोक निवारण में जाएं, आवेदन करें, कार्रवाई नहीं हो तो प्रतिनिधि से मिले। और मैं आपको आश्वस्त करूँगा कि जो भी भ्रष्टाचारी है, देखिए पिछले दिनों में कई पुलिस लोगों पे, कई अफसरों पे छापे पड़े, कई करोड़ों लोग आया, डिसमिस हुआ, FIR हो रहा है और FIR होगा भी आगे। ये किसी तरह से कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचे, ये आपको हम आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करूँगा। ये सरकार किसी को बचाने वाली, ये भ्रष्टाचारियों और परिवार से सरकार नहीं है, ये सुशासन की सरकार है। आपने कहा कि ये सुशासन बाबू की सरकार है, कैमूर में आए दिन हत्याएं हो गई। ये मैंने सुना है पेपर के माध्यम से और आपके माध्यम से कि अधौरा में और यहाँ जो घटना हुई है, बहुत उसकी हम भर्त्सना करते हैं, बहुत निंदनीय घटना है और पूरा आपको आश्वस्त करेंगे। हम DM से भी बात किए, कल SB से भी बात किए कि भाई जो इसमें लिप्त है, जो इसमें संलिप्त है, उस पर कानूनी कार्रवाई हो और उसको जो भी सजा हो त्वरित कार्रवाई करके उसको सजा मिले। स्तरीय चुनाव जो चल रहा है, 30 का चुनाव भी हो गया, उसका रिजल्ट भी घोषित है। लगातार देखा ये जा रहा है कि जो भी पुराने दिग्गज थे तो सबको हार का सामना करना पड़ा और नए चेहरे लगातार जो सामने आ रहे हैं, ये क्या संदेश है इसके? देखिए दिग्गज जो है तो थोड़ा एक शब्द त्रिस्तरीय पंचायत के लिए अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि हैं। ये शब्द का प्रयोग थोड़ा होता है, अभी एक जमाना था जब हुआ करता था, लेकिन अब नहीं होता है। और रही बात तो मतदाता मालिक है, अगर उसको लगता है कि मेरा प्रतिनिधि ठीक नहीं है तो रिजल्ट वैसा है। और मेरे हिसाब से सभी त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि, चाहे जो हार गए हैं, जो जीत गए हैं, इस मैंडेट को स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, फिर आगे तैयारी करें, जनता के बीच जाएं और मतदाता मालिक का आशीर्वाद लें और पुनः चुनाव में। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि जो जीत गए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक आभार प्रकट करते हैं और जो हार गए हैं उनसे नम्र निवेदन करते हैं कि आपका जो मैंडेट है, आपका जो कार्यकाल रहा और मतदाता मालिक आपने जो किया, जो मैंडेट दिया, उसे स्वीकार कीजिए और सहजता से स्वीकार कीजिए। कोई आपस की कटुता नहीं रही है, सब भेद भाव भुला के और फिर आगे की तैयारी कीजिए, आगे की सोच कीजिए, आगे नया समाज बनाइए, आगे नया बिहार बनाइए, इसके प्रति लगिए, आपस की कटुता छोड़िए। उनकी एक शिकायत रहती है कि हम लोगों को समय से जो हम लोग का जो भुगतान, जो वेतन होता है वो मिलता है। जो विधायक होते हैं, जो MP होते हैं, उनको वेतन भी मिलता है, कई तरह के भत्ता भी मिलते हैं, उनका खत्म होने के बाद उनको आजीवन जो है पेंशन भी मिलता है, फिर ऐसा इनको क्यों नहीं मिलता? आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए।
और जब से हम विधान परिषद के सदस्य होकर चुन के गए तो एक मेरी बड़ी ये रहती थी मेरे दिमाग में। और विधान परिषद में मेरा प्रोसीडिंग है 17 मार्च 2017 को, 11 मार्च 2018 को। और हम सभी माननीय विधान परिषद के सदस्य अपने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के लिए, फिर चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे वो भत्ता की बात हो, चाहे वो आवास योजना की बात हो, हम लोग लगातार उठाते रहे। रही बात भत्ता की, मैंने क्वेश्चन किया था विधान परिषद में। मैंने कहा कि भैया 500 मिलता है, माननीय सम्राट चौधरी माननीय मंत्री पंचायत राज थे, उन्होंने कहा कि बजट नहीं है। कहीं कि भैया बजट नहीं है। सही आपने कहा, 1 घंटा के लिए विधायक बन जाइए तो पेंशन, 1 घंटा के लिए MP बन जाइए तो पेंशन, और 1 घंटा के लिए MLC बन जाइए तो पेंशन। और जो त्रिस्तरीय पंचायत है पूरा जीवन समाज की सेवा करते हैं, उनके लिए कुछ नहीं। माननीय पंचायत मंत्री जी ने कहा कि ये अभी भत्ता बढ़ा देते हैं, और इस बार बजट के पहले, वित्त बजट के पहले, मार्च सेशन के पहले आप लोग मेरे पास आइएगा, इस पर हम विचार करेंगे। हमने भत्ता बढ़वाने के लिए प्रयास किया। चलिए, हम तो 5,000 कहे थे, 10,000 कहे थे, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को कि पहले 500 रुपया मिलता था, अब इनको भत्ते के रूप में 2,000 मिलेगा, 4 गुना बढ़ोतरी हुई। मुखिया जी पंचायत समिति सदस्य को 2,500 मिलता था, अब वो 4 गुना बढ़ के 10,000 हो गया। नल जल में भी मेंटेनेंस के लिए बहुत परेशानी था, उसके लिए हम लोगों ने 3,000 रुपया 15वीं वित्त का पैसा सीधे वार्ड प्रबंधन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं उनके खाते में 3,000 रुपया नल जल के मेंटेनेंस के लिए 15वीं वित्त से पैसा जाएगा। अब किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, आप मेंटेनेंस कराते रहिए। और क्या क्या रचना, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में आपने कहा। प्रधानमंत्री आवास योजना 2011 में जब जनगणना हुआ था, उस जनगणना के जो BPL परिवार था उसमें टारगेट था इतना हम देंगे। हम लोगों ने क्या दिया, कल प्रधानमंत्री जी का बयान भी आया होगा, आपके चैनल के माध्यम से बताते हुए खुशी हो रही है कि अब इस वित्तीय वर्ष में चाहे कोई कच्चा का मकान हो, चाहे किसी जाति धर्म का हो, चाहे किसी पार्टी का हो, उस सबका विभेद छोड़ के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर कच्चे घर को 2025 तक पक्का का घर बना देना है। यानी सबको अब आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने वाला है। मुखिया जी के पास एक वैधता रहती थी, पंचायत राज एक्ट में हम लोगों ने अमेंडमेंट कराया कि उस सेंसस के आधार पे अंक मिला, मुखिया जी या गांव के कुछ प्रतिनिधि कह दिए, आवास सहायक आया, वो कह दिया कि इनका घर बनेगा। अब ऐसा नहीं है। अब मुखिया जी अपनी कार्यकारिणी के मीटिंग में वो बताएंगे कि इस आदमी गरीब है, इस आदमी के पास रहने के लिए छत नहीं, रहने के लिए घर नहीं है, उसका अब घर बनेगा। और अब कभी ये बाध्यता खत्म हो गई कि स्कोरिंग का अवसर आएगा बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 2025 तक माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हर कच्चे घर को पक्का बना दिए और बन जाएगा। उसके लिए अलग से बजट। आपने जल जीवन हरियाली के बारे में पूछा, जल है तभी जीवन है, जल नहीं तो फिर जीवन नहीं। और इस महत्वाकांक्षी योजना पे बिहार का पहला ऐसा विभाग है जल जीवन हरियाली, जिसका 24,000 करोड़ का बजट है। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार ही एक ऐसा पहला राज्य है जिसने पर्यावरण के संतुलन के लिए जो पेड़ लगाना था, पूरे देश में बिहार नंबर 1 पे था। ये विजन है सरकार की और ये मिशन है सरकार की। इसलिए जल जीवन हरियाली योजना हो, चाहे किसी तरह की कोई योजना हो, जो लगता है सरकार को, पंचायत प्रतिनिधियों को नहीं ये जरूरी है, तो सरकार उसके प्रति संवेदनशील है और वो करती है। ये कहती नहीं, ये करने वाली सरकार है। इसलिए आप सभी से, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने रूरल सुदूर इलाके में इस तरह का आपने इंटरव्यू लेके ये मैसेज गांव-गांव तक लोगों तक पहुंचाने का जो आपने किया है, जो ये आप चौथे लोकतंत्र के स्तंभ हैं और जो सोच थी लोकतंत्र का, उसको आप साकार कर रहे हैं। इसलिए आपको भी, आपके पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब बात करते हैं पेंशन की। एक विधायक को पेंशन मिलता है, एक MP को पेंशन मिलता है, आप मुखिया को भी पेंशन की बात करते हैं, एक कर्मचारी जो 7 साल काम करता है उसके पेंशन की बात क्यों नहीं होती? देखिए, एक बात तो आपको समझना पड़ेगा, कर्मचारी योजना का जो निधि है
उसमें कई विषयों पे वो पैसा कट जाता है। हम समाज सेवक हैं, ये करते हैं, इनको कोई क्या मिलता है? आपको बता दूं, एक बड़े नेता के पास जब अंतिम संस्कार के लिए जब उनका देहांत हो गया, लोग कहता है, अब नाम हम नहीं लूंगा, कि जब गया तो उनके पॉकेट में एक बीड़ी था और एक सलाई था। ये नेताओं का एक चरित्र है। और एक समय है, समाज के लिए पूरा जीवन दान कर दीजिए। ठीक है, आपने कहा वो भी सब सेवक है, सबके सहयोग से ही देश तरक्की कर रहा है। ऐसा नहीं सबका कंट्रीब्यूशन बराबर है, लेकिन एक सैलरी के माध्यम से या किसी न किसी माध्यम से सरकार उनको सहायता करती है, उनके परिवार के भरण पोषण के लिए इंश्योरेंस फलना टेकना, ये सब कुछ होता है। लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के लिए हम एमएलसी बन गए तो हमको 50,000 60,000 मिलेगा। अब हम एमएलसी रहे या चाहे नहीं रहे, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि हमने कहा कि भाई आप इनको, जब परिवार में भगवान न करे ऐसा हो, जब उम्र थक जाए और घर का परिवार कहे कि आप तो समाज के लिए पूरा जीवन दान दे दिए, आप क्या करने आए हैं, उस समय जो मूलभूत आवश्यकता है वो पूरा करने के लिए किसी के पास हाथ नहीं पसारना पड़े, किसी के पास भीख नहीं मांगना पड़े। इसलिए हम लोगों ने आग्रह किया कि आप सबने दिया, आप सबको दे रहे हैं, किसी न किसी रूप में सबको दे रहे हैं, लेकिन पेंशन के रूप में प्रतिनिधियों को कुछ न कुछ कीजिए। और मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, इस बजट के पहले हम त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को जरूर इस पे विचार करेंगे, हो सकेगा तो पेंशन योजना लागू करेंगे। बिहार लाइव को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे, कैमूर रोहतास के वर्तमान एमएलसी संतोष सिंह जो बात कर रहे थे, उन्होंने अपनी सारी बातों को बेबाकी से रखा और बोला कि हमने हर मुद्दे को उठाया है, चाहे वो पंचायत से लेकर के आगे तक की हो, मंजिल की योजना हो, सात निश्चय की योजना हो, या फिर आगे उनके पेंशन की योजना हो, पूरी जो है काम निष्ठा से करने की कोशिश करते हैं और लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। बिहार लाइव 24 के लिए मैं साउल खान। हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया